कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जो एडवेंट ऑफ अवेकनिंग के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। एक उजाड़ और जमे हुए बर्फीले परिदृश्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा और पावरफुल इंडिविजुअल्स इकट्ठा हुए थे। उन सभी का पूरा ध्यान डेथ डेन पर केंद्रित था, जो एक टॉप टियर एस रैंक डंजन था और एक प्राचीन रहस्यमयी सत्ता का घर था। ये डंजन, जो प्लैनेट एज्योर पर प्रकट होने वाला सबसे पहला डंजन था, दशकों तक अजेय रहा और कभी कोई इसे कॉन्कर नहीं कर पाया था। इसके प्रवेश द्वार पर उन अनगिनत मास्टर्स के कंकाल बिखरे पड़े थे, जो अंदर तो गए पर कभी वापस नहीं लौटे। हालांकि आज का दिन इतिहास के पन्नों में अलग होने वाला था। सू मिंग नाम के एक निडर वॉरियर ने अकेले ही डेथ डेन को चुनौती दी थी। एक अत्यंत भीषण और रोंगटे खड़े कर देने वाले युद्ध के बाद वो विजयी होकर उभरा। उसने डंजन के उस खौफनाक गॉड टियर मॉन्स्टर को मार गिराया था। लेकिन जब वो थका हारा और अपनी बची कुची ऊर्जा के साथ डंजन के एग्जिट पर पहुंचा, तो वहां उसका स्वागत प्रशंसा या सम्मान से नहीं किया गया। इसके बजाय उन लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया जो कभी उसके सबसे भरोसेमंद एलाइज हुआ करते थे। वे एक एम्बुश के लिए तैयार खड़े थे और उनके इरादे पूरी तरह शत्रुतापूर्ण थे। उनमें से एक ने सू मिंग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो अब और विरोध करना बंद करे और चुपचाप वो डिवाइन आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दे जिसे उसने अभी अभी हासिल किया है। एक अन्य गद्दार ने बड़े ही कटाक्ष के साथ उसे मानवता का नायक कहते हुए घोषणा की कि उसकी नियति अब सील हो चुकी है और अगर वो खुद को सरेंडर कर देता है तो उसे एक त्वरित और आसान मौत दी जाएगी। सू मिंग, जिसका पूरा शरीर अभी भी एनर्जी से कड़कड़ा रहा था, उनके गंदे प्लान को समझ गया। उसे एहसास हुआ कि ये लोग केवल उसके डंजन क्लियर करने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे उस शक्तिशाली आर्टिफैक्ट को लूट सके। उसने उनसे सवाल किया कि क्या शुरू से ही उनकी यही योजना थी। गद्दारों की उस भीड़ में से सुनहरे बालों वाला जैंग टोंग नाम का व्यक्ति आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाली, जिसमें से ब्लू लाइटनिंग की तरंगें स्पंदित हो रही थीं। उसने आधिकारिक तौर पर अपने पूर्व मित्र का सामना किया और डिवाइन आर्टिफैक्ट की मांग की। उसने अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देते हुए एक सौदा पेश किया कि यदि सू मिंग वो शक्तिशाली वस्तु दे देता है तो वो उसकी जान बख्श देगा। एक कुटिल मुस्कान के साथ जैंग टोंग ने शेखी बघारी कि वो सू मिंग की बची कुची पावर को आसानी से नष्ट कर देगा। अपनी धधकती हुई लाल तलवार को थामे हुए सू मिंग को अपनी खुद की अंधता पर गहरा पछतावा हुआ। उसने इन लोगों को बचपन से अपने भाइयों की तरह माना था। सालों तक उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़े थे और कभी उनके जहरीले स्वभाव पर शक तक नहीं किया था। विश्वासघात की कड़वाहट से भरकर उसने चुपचाप हार ना मानने का फैसला किया। उसने अपना हथियार हवा में उठाया और डिवाइन आर्टिफैक्ट से रेड एंड पर्पल एनर्जी का एक विशाल विस्फोट किया, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। वहां डटकर खड़े होकर सू मिंग ने अपने पूर्व साथियों को ललकारा और कहा कि यदि उन्हें रिंग ऑफ डाओ डिफायंस चाहिए तो उन्हें इसे छीनने की कोशिश करनी होगी, लेकिन उसे संदेह है कि उनमें से कोई भी इतना स्ट्रांग है जो इसे ले सके। उस अपार ऊर्जा को देखकर उसके पूर्व सहयोगी दंग रह गए। जैंग टोंग के आदमियों में से एक अधीर हो गया और उसने समूह को तुरंत सू मिंग को खत्म करने के लिए उकसाया, लेकिन जैंग टोंग ने संयम बरतने की सलाह दी, क्योंकि जब तक सू मिंग उस आर्टिफैक्ट का उपयोग कर रहा था तब तक लापरवाही भारी पड़ सकती थी। जैसे ही एक गतिरोध जारी रहा, आसमान से एक नई आकृति नीचे उतरी और बड़े प्यार से सू मिंग का नाम पुकारा। उसने आश्चर्य से ऊपर देखा, जहां गुलाबी बालों वाली शाओ मान नाम की महिला उसकी ओर उड़ती हुई आ रही थी। उसने सू मिंग को कसकर गले लगा लिया और समझाया कि उसने सुना था कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है और वो केवल उसकी चिंता में यहां आई है। सू मिंग ने उसे आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक है और ये दुश्मन उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर भी उसके मन में एक शंका उठी कि उसके शत्रुओं ने उसे इतनी सटीकता से ट्रैक कैसे कर लिया। जैसे ही वो इस बारे में सोच ही रहा था, जैंग टोंग ने जानबूझकर एक कुटिल मुस्कान की। उसी क्षण सू मिंग को अपनी पीठ में एक असहनीय और तेज दर्द महसूस हुआ। शाओ मान ने उसे पीठ में खंजर घोंप दिया था और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि वही थी जिसने इन लोगों को उसका पता बताया था। स्तब्ध होकर सू मिंग उसे देखता रहा, जबकि उसके हाथ में जहां उसने खंजर पकड़ा था एक रेड मैजिक सर्कल चमकने लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसने, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, ऐसा क्यों किया। पूरे युद्ध क्षेत्र में जैंग टैंग की जीत की गूंज सुनाई दी। उसने घोषणा की कि फाइनल कैटलिस्ट अब अपनी जगह पर है। फिर उसने एक इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन को सक्रिय किया।
तुरंत सूमिंग के ऊपर आसमान में एक विशालकाय रेड सिजिल प्रकट हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से कैद कर लिया। उसके घाव से ग्लोइंग रेड चेन्स निकलीं, जो उसके शरीर के चारों ओर लिपट गईं और उसकी एनर्जी को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया। उसने पहचान लिया कि ये कर्स मार्क असल में रेन शाओ मान का है, जिसका मतलब था कि वो बहुत लंबे समय से इस विश्वासघात की साजिश रच रही थी। जैंग टैंग चलकर आया और शाओ मान के पास खड़ा हो गया। उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसने मजाक उड़ाया कि ये इम्प्रिजनमेंट फॉर्मेशन विशेष रूप से उसी के लिए तैयार किया गया था, ताकि वो अपनी शक्ति का संचारण चैनलिंग न कर सके। शाओ मान ने क्रूरता से कहा कि वो हमेशा से केवल जैंग टैंग के साथ थी। उसने ठंडे लहजे में सूमिंग को सूचित किया कि उसका एकमात्र उद्देश्य केवल एक टूल की तरह इस्तेमाल होना था। उसके दुर्लभ 9 स्टार टैलेंट के कारण उन्हें उसकी आवश्यकता थी, ताकि वो उनके लिए उस डिवाइन आर्टिफैक्ट को प्राप्त कर सके। पूरी तरह से टूटे और ठगे गए सूमिंग ने घुटनों के बल गिरकर क्रोध और पीड़ा में चीखना शुरू कर दिया। अब जबकि सूमिंग पूरी तरह से बंधा हुआ और शक्तिहीन था, जैंग टैंग ने अपने आदमियों को उसे जान से मारने और आर्टिफैक्ट को जब्त करने का आदेश दिया। वे अपने चमकते हुए हथियारों के साथ प्रहार करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, जमीन अचानक फट गई। एक विशाल स्केलेटल हैंड बाहर निकला, जिसके बाद कंकाल योद्धाओं की एक लहर आई, जिसने हमलावरों को बीच में ही रोक दिया और सूमिंग के लिए एक ढाल बन गई। सूमिंग ने सदमे में देखा और सोचने लगा कि आखिर उसकी सहायता के लिए कौन आया है। वो रक्षक हल्के बैगनी बालों वाली और हुड वाला लबादा पहने हुए थी। सूमिंग ने उसे पहचान लिया। वो जी याओ थी, एक शक्तिशाली नेक्रोमैंसर। वो अपने हाथ में एक ताकतवर स्टाफ लिए सूमिंग और उसके दुश्मनों के बीच उतरी। उसने उसे हार न मानने का आग्रह किया और ठान लिया कि वो उन विलन्स को वो आर्टिफैक्ट हासिल नहीं करने देगी। जैंग टैंग उसके आने पर हंसा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो भी मरने के लिए आई एक और बलि है। उसने शेखी बघारी कि उसके पक्ष में दर्जनों मास्टर्स हैं और अब खुद ग्रेट एम्परर भी सूमिंग को नहीं बचा सकते। उसके आदमी जी याओ के अनडेड समन्स के साथ भिड़ गए। गुस्से में पागल होकर जैंग टैंग ने सीधे जी याओ पर हमला किया। लड़ाई के दौरान जैंग टैंग की एक आदमी ने उसे चकमा दिया और ध्यान भटकाया। जैसे ही जी याओ मुड़ी, जैंग टैंग ने अपनी लाइटनिंग रीथ्ड वेपन से उस पर घातक प्रहार किया। कैद में फंसा सूमिंग केवल डरावनी चीख के साथ उसका नाम पुकारता रहा। अब जबकि जी याओ असहाय हो चुकी थी, जैंग टैंग को अपना मौका मिल गया। उसने सूमिंग से कहा कि अब दूसरों की चिंता छोड़ो, क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। उसने अपनी चमकती हुई नीली तलवार सूमिंग के सीने में गहराई तक उतार दी। पास झुककर उसने एक अंतिम क्रूर विकल्प दिया, आर्टिफैक्ट उनके हवाले कर दो तो शायद वो उसकी तुच्छ जान बख्श दे। लेकिन सूमिंग के पास विद्रोह का एक आखिरी दाव बचा था। उन जादुई जंजीरों को पकड़कर मुंह से खून बहते हुए उसने अपने गद्दारों को नफरत भरी नजरों से देखा। उसने उन्हें राक्षस कहा और उसके भीतर एक भयानक रेड एंड ब्लैक एनर्जी बनने लगी। एक अंतिम हताश जुए गैम्बिट में उसने अपनी आत्मघाती क्षमता सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी का उपयोग किया। एक गॉड टियर टेक्निक एनाइलेशन बर्स्ट। उसके शरीर से एक प्रलयंकारी विस्फोट हुआ, जिससे जैंग टैंग और रेन शाओ मान को डर के मारे पीछे हटना पड़ा। धमाके के बाद युद्ध का मैदान शांत हो गया। घातक रूप से घायल सूमिंग रेंगते हुए जी याओ के पास पहुंचा। उसने उसे अपनी बाहों में लिया और पछतावे के साथ पूछा कि वो उसके लिए क्यों आई, जबकि उसने उसे कई बार निराश किया था। जी याओ ने एक फीकी लेकिन शांत मुस्कान के साथ उसका चेहरा छुआ और कहा कि यदि यही उनका अंत है तो उन्हें साथ मरना चाहिए। जैसे जैसे उसकी जान निकल रही थी, सूमिंग को शक्ति की एक अंतिम लहर महसूस हुई। उसकी तलवार प्रकट हुई और उसके सामने जमीन में धंस गई। जी याओ के शरीर को करीब रखते हुए गॉड स्लेयर सूमिंग ने एक पवित्र शपथ ली। उसने घोषणा की कि यदि उसका पुनर्जन्म हुआ तो वो रेन शाओ मान और जैंग टैंग को ढूंढ निकालेगा और उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। उसके गद्दार दूर से ये सब देख रहे थे और असमंजस में थे। तभी जैंग टैंग के चेहरे पर एक डरावना एहसास आया। वो सूमिंग के हताश प्लान को समझ गया। वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को अपने साथ मौत के मुंह में ले जा रहा था, उसे डेथ डैम की अतल गहराइयों में खींच रहा था ताकि वे इसे कभी हासिल न कर सके। अपनी अंतिम कसम के साथ उसने उनसे कहा कि यदि उन्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए तो उन्हें आकर इसे लेना होगा। इसके बाद वो जी याओ को पकड़कर क्लिफ से नीचे कूद गया। उसके हाथ में रिंग ऑफ डाओ डिफाइंस एक शानदार और अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी के साथ चमक उठी। पूरी दुनिया सफेदी में घुल गई। सूमिंग का हाथ ढीला पड़ गया, जैसे जान निकल गई हो, लेकिन तभी उसकी चेतना वापस आई। उसने खुद को किसी खाई में नहीं, बल्कि एक साफ नीले आसमान और एक जानी पहचानी स्कूल की इमारत की ओर देखते हुए पाया। उसकी घबराहट तब और बढ़ गई जब उसने माइक्रोफोन पर एक आवाज सुनी। एक उद्घोषक श्वान जिंग फर्स्ट एकेडमी में 127वीं अवेकनिंग सेरेमनी के परिणामों की घोषणा कर रहा था। एक छात्र जिसका नाम वोंग चियांग था सफलतापूर्वक अवेकन हो चुका था, लेकिन उसकी नई क्लास एक एन्चेंटर थी, जो एक नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल क्लास है।
सूमिंग, जो अब फिर से एक युवा छात्र बन चुका था, किशोरों की भीड़ में खड़ा था। उसने दूसरों को ये कहते सुना कि इस साल स्कूल की किस्मत खराब लग रही है। अवेकनिंग सेरेमनी शब्द उसे झकझोर गए। एक परिचित एहसास उसके ऊपर से गुजरा और उसे गहरा झटका लगा कि वो समय में पीछे यात्रा कर चुका है। वो फिर से 18 साल का हो गया था। ठीक अपनी अवेकनिंग सेरेमनी के दिन जैसे ही वो छात्रों के बीच खड़ा हुआ, उसकी याददाश्तें पूरी स्पष्टता के साथ वापस आ गई। उसने वोंग चियांग को पहचान लिया, जिसे वो फैटी बुलाता था। उसे याद था कि पिछली जिंदगी में भी वो एन्चेंटर ही बना था। अपनी याददाश्त को और परखने के लिए उसने अगले छात्रों के बारे में सोचा। उसे याद था कि ली सियोंग यांग एक 2 स्टार वॉरियर बनेगा, चेन यू का अवेकनिंग फेल हो जाएगा और सॉन्ग ली एक बैटल मेज बनेगी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसे याद था। हर घटना के मिलने के साथ सूमिंग का बचा हुआ संदेह भी मिट गया। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया कि उसका सच में पुनर्जन्म हुआ है। लेकिन उसकी अभिव्यक्ति तुरंत तीव्र क्रोध में बदल गई जब उसे जैंग टैंग और रेन शाओ मान के धोखे की याद आई। उसे लगा कि ये दूसरा मौका स्वर्ग से मिला एक उपहार है, जो उसे अपना अतीत फिर से लिखने और अपने पछतावे का बदला लेने की शक्ति दे रहा है। उसके विचारों में खलल तब पड़ी जब भीड़ से जोर से सांस लेने की आवाज आई। स्टेज पर जैंग टैंग का युवा वर्जन एक अविश्वसनीय पर्पल ऑरा से घिरा हुआ अवेकन हो रहा था। अनाउंसर ने बड़े ही जोश के साथ घोषणा की कि जैंग टैंग ने एक दुर्लभ हिडन कॉम्बैट क्लास डीमन पपेट वॉरियर को अवेकन किया है, जिसकी इनेट एट्रीब्यूट एक शक्तिशाली 8 स्टार थी। छात्रों के बीच उत्साह की लहर दौड़ गई और वे चर्चा करने लगे कि प्रतिष्ठित जैंग फैमिली के युवा वारिस से इतने शक्तिशाली अवेकनिंग की ही उम्मीद थी। ये सुनकर सूमिंग केवल ठंडी और जलती हुई नफरत के साथ अपने भविष्य के दुश्मन को घूरता रह गया। जैसे ही अनाउंसर स्कूल के इस नए जीनियस का जश्न मना रहा था, सूमिंग को अपने कंधे पर एक थपकी महसूस हुई। वो पीछे मुड़ा और स्कूल यूनिफॉर्म में एक युवा और स्वस्थ जी याओ को देखकर हैरान रह गया। उसने बताया कि वो उसे ही ढूंढ रही थी। सूमिंग के चेहरे पर हैरानी देखकर उसने पूछा कि क्या कुछ गलत है। खुद पर काबू पाते हुए सूमिंग ने जल्दी से कहा कि वो बस उसे एडवांस में बधाई देना चाहता था। इससे जी याओ उलझन में पड़ गई और उसने पूछा कि वो किस लिए बधाई दे रहा है। उसी पल उसकी बाहों में मरती हुई जी याओ की छवि उसकी आंखों के सामने कौंध गई। उसके चेहरे पर एक सच्ची और कोमल मुस्कान आ गई। उसने कहा कि ये कुछ भी नहीं है और वो जल्द ही समझ जाएगी। अटूट राहत के साथ उसने कहा कि उसे फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, अनाउंसर ने अगले छात्र के रूप में जी याओ को पुकारा। चौंक कर वो मंच की ओर बढ़ी और अपना हाथ सेलेस्टियल स्टील पर रखा, एक विशाल प्राचीन आर्टिफैक्ट जो ब्लू एनर्जी से कड़कड़ा रहा था। जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छुईं, पत्थर से शक्ति का एक विशाल सैलाब निकला और उसे घेर लिया। अनाउंसर की आवाज सदमे से भर गई जब उसने घोषणा की कि जी याओ ने एक हिडन कॉम्बैट क्लास नेक्रोमैंसर को अवेकन किया है, जिसकी इनेट एट्रीब्यूट एक शक्तिशाली 7 स्टार है। अन्य छात्र अविश्वास से भर गए। सूमिंग ने एक शांत और गहरी मुस्कान के साथ देखा। सब कुछ ठीक वैसा ही हो रहा था जैसी उसने भविष्यवाणी की थी, और अब उसकी बारी थी। अनाउंसर ने सूमिंग का नाम पुकारा। जैसे ही वो मंच की ओर बढ़ा, जी याओ ने उसे गुड लक विश किया। लेकिन दूसरे छात्र इतने आशावादी नहीं थे। वे फुसफुसा रहे थे कि एक ही दिन में तीसरी हिडन क्लास मिलना असंभव है, खासकर सूमिंग जैसे अनाथ के लिए। यहाँ परिदृश्य थोड़ा बदलता है। ये ड्रैगन नेशन के भीतर प्लैनेट एज्योर है, एक ऐसी दुनिया जहां शक्तिशाली अवेकन्ड लोगों का शासन चलता है। दशकों पहले एडवेंट ऑफ अवेकनिंग की घटना हुई थी। तब से हर व्यक्ति 18 वर्ष का होने पर इस समारोह में भाग लेता है ताकि वो अवेकन्ड बन सके। इन व्यक्तियों ने दुनिया को बुनियादी तौर पर बदल दिया है। उनके पास वास्तविकता को मोड़ने और अपार धन प्राप्त करने की शक्ति है। हालांकि इस शक्ति की एक कीमत है। अवेकन्ड को लगातार अंतहीन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हिंसक जानवरों से लड़ना पड़ता है और डरावने राक्षसों से भरे डंजन्स को एक्सप्लोर करना पड़ता है। जैसे ही वो सेलेस्टियल स्टील की ओर बढ़ा, सूमिंग ने अपने पिछले जीवन पर विचार किया। उसे याद आया कि वो एक अनाथ के रूप में केवल वजीफे और स्कॉलरशिप पर निर्भर था। अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमनी के दिन उस पर स्वर्ग की कृपा हुई थी। एक शानदार घटना घटी थी और उसने एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ 9 स्टार इनेट एट्रीब्यूट के साथ एक लेजेंडरी क्लास जागृत की थी, जिसे गॉड स्लेयर के नाम से जाना जाता था। अब अपने दूसरे जीवन में मंच पर खड़े होकर उसने अपनी नियति बदलने का संकल्प लिया। उसने अपना हाथ अवेकनिंग आर्टिफैक्ट की ओर बढ़ाया और शपथ ली कि आज वो सबको अपनी असली शक्ति दिखाएगा। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, पर्पल और पिंक एनर्जी का एक विशाल सैलाब फूटा, जिससे आसमान में एक अद्भुत दृश्य बन गया।
अनाउंसर अविश्वास में देखता रह गया, ये सोचकर कि क्या ये ऊर्जा 9 स्टार या उससे भी ऊंचे जीनियस के जन्म का संकेत है। जी याओ और अन्य छात्र भी दंग रह गए। सुमिंग ने हाथ बढ़ाया अपनी पिछली आकृति के उन परिचित रून्स की लहर को महसूस करने के लिए, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके चेहरे पर एक चमकता हुआ ब्लू सिजिल दिखाई दिया और उसमें से वही दिव्य आर्टिफैक्ट रिंग ऑफ डाउ डिफाइंस प्रकट हुआ जिसके साथ वो मरा था। वो पूरी तरह से चौंक गया, ये महसूस करते हुए कि अंगूठी किसी तरह उसके साथ समय में पीछे आ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक और अप्रत्याशित घटना घटी। उसके शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई और एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने घोषणा की कि अल्टीमेट गॉड स्लेयर क्लास सिस्टम सफलतापूर्वक उसके साथ बाइंड हो रहा है। इसके बाद सिस्टम ने घोषणा की कि उसे एक बिल्कुल नई क्लास दी गई है और उसकी अवेकनिंग सफल रही। लेकिन अपनी पुरानी क्लास के बजाय उसे कुछ बहुत बड़ा मिला था, एक मिथिक क्लास जिसका नाम था स्वॉर्ड गॉड। सुमिंग केवल घोर विस्मय में देखता रह गया। एक मिथिक क्लास और उस नए शक्तिशाली टाइटल के अस्तित्व पर सवाल उठा रहा था जो उसे अभी मिला था। जागृति से निकली उस विशाल रेड एनर्जी ने सबको अवाक कर दिया था। अनाउंसर हैरान था कि ऐसी कौन सी क्लास हो सकती है जो ऐसा दृश्य पैदा करे। भीड़ में छात्र बहस करने लगे। एक को चिंता थी कि यदि ये कोई नॉन कॉम्बैट क्लास हुई तो सुमिंग बर्बाद हो जाएगा। जांग टांग ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इतने शक्तिशाली विजन के साथ ये कोई लाइफस्टाइल क्लास नहीं हो सकती। फिर भी जैसे जैसे वो देख रहा था, सुमिंग की ऊर्जा के भारी दबाव से उसके चेहरे पर पसीना आ गया। दबाव इतना तीव्र था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। सुमिंग उस ऊर्जा के तूफान में शांति से खड़ा था और अपने सामने लगे गोल्डन पैनल से जानकारी को प्रोसेस कर रहा था। उसने पुष्टि की कि उसकी अवेकन्ड क्लास वास्तव में स्वॉर्ड गॉड थी, जो उसके पिछले जीवन के गॉड स्लेयर से अलग थी। उसने सिस्टम इंटरफेस को छुआ, जिसने एक पहचान स्कैन पूरा किया और उसकी पहचान सुमिंग के रूप में पुष्ट की। इसके बाद उसका नया स्टेटस प्रदर्शित हुआ। उसकी क्लास स्वॉर्ड गॉड थी और उसके पास यूनिवर्सल असेंशन नामक एक गोल्डन टैलेंट था जो उसे किसी भी चीज को एलिवेट या इवॉल्व करने की शक्ति देता था। सुमिंग दंग रह गया। उसे एहसास हुआ कि एक गोल्डन टैलेंट उस लेजेंडरी 9 स्टार क्लास से भी एक रैंक ऊपर था जो उसने पहले जागृत की थी। उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई, क्योंकि वो समझ गया कि उसकी नई शक्ति गॉड क्लास से कहीं अधिक होनी चाहिए। अपनी नई क्षमताओं को देखने के लिए उसने स्किल इंटरफेस खोला। उसकी उत्तेजना शद्मे में बदल गई। स्किल स्क्रीन पर 0 प्रोग्रेस दिख रहा था और एक ही संदेश था, कोई भी एबिलिटीज जागृत नहीं हुई हैं। सुमिंग आग बबूला हो गया। उसने मन ही मन चिल्लाते हुए उस होलोग्राफिक पैनल को पकड़ लिया कि आखिर एक गोल्डन रैंक टैलेंट बिना किसी सिंगल स्किल के कैसे हो सकता है। जब सुमिंग इस उधेड़बुन में था, भीड़ देरी को लेकर बेचैन और उलझन में होने लगी। अंत में अनाउंसर ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या उसकी जागृति पूरी हो गई है। सुमिंग गुस्से में उस कौशलहीन इंटरफेस को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गॉड टियर क्लास जागृत करने के बाद भी उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। वो सोचने लगा कि क्या सिस्टम उसके साथ मजाक कर रहा है। अचानक पैनल पर एक नया संदेश आया जिसमें कहा गया कि उसे फीडबैक मिल गया है और वो मार्गदर्शन फिर से शुरू करेगा। एक नए प्रॉम्प्ट ने उसका ध्यान अपने सामने हवा में तैरती रिंग ऑफ डाउ डिफायंस की ओर खींचा। उलझन में उसने अंगूठी को देखा जो अब चमकने लगी थी। सिस्टम ने तब घोषणा की कि उसने सफलतापूर्वक डिवाइन आर्टिफैक्ट की पहचान कर ली है। जैसे ही अंगूठी की पहचान हुई, सिस्टम पैनल जोर से चमका और सुमिंग के स्थान से गोल्डन लाइट का एक विशाल स्तंभ निकला जो सीधे आसमान में जा टकराया। उस शक्तिशाली शॉकवेव ने अनाउंसर, जो एकेडमी के प्रिंसिपल भी थे, खुद को संभालने पर मजबूर कर दिया। सेलेस्टियन स्टील के ऊपर एक विशाल चमकता हुआ बहुरंगी सितारा प्रकट हुआ जिसके केंद्र में 10 का अंक था। प्रिंसिपल की आंखें फटी रह गईं। वो अविश्वास में तुतलाने लगे, 10 स्टार इन्नेट एट्रीब्यूट के प्रतीक को पहचानते हुए। उनकी आवाज माइक्रोफोन में गूंजी, ये घोषणा करते हुए कि सुमिंग ने 10 स्टार हिडन क्लास स्वॉर्ड मास्टर को जागृत किया है। भीड़ में कोहराम मच गया। हर कोई उस हेवेंस डिफाइंग टैलेंट के बारे में चिल्ला रहा था। 10 स्टार एट्रीब्यूट, एक ऐसा स्तर जो केवल राष्ट्र के टॉप स्कोरर्स के लिए आरक्षित था। जैंग टैंग सन्न होकर सन्नाटे में देखता रहा,
जबकि एक अन्य छात्र ने टिप्पणी की कि उसे लगा था कि जैंग टैंग की 8 स्टार अवेकनिंग पागलपन थी, लेकिन सू मिंग ने तो सीधे मैक्स्ड आउट 10 स्टार एट्रीब्यूट प्रकट कर दी थी। प्रिंसिपल ने खुशी से झूमते हुए घोषणा की कि ये अकादमी के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष है। न केवल उनके पास कई हिडन क्लासेस थीं, बल्कि अब 10 स्टार एट्रीब्यूट वाला एक स्वर्ग का चुना हुआ यानी हेवेंस चोजन भी था। उन्होंने स्वीकार किया कि हालांकि स्वॉर्ड मास्टर क्लास टॉप टियर नहीं की, लेकिन 10 स्टार इनेट टैलेंट के साथ सू मिंग का भविष्य का पोटेंशियल असीमित होगा। इनाम के तौर पर प्रिंसिपल ने घोषणा की कि वे व्यक्तिगत रूप से सू मिंग को कल्टीवेशन में मदद करने वाली वस्तुओं का एक पूरा सेट उपहार में देंगे। हालांकि हर कोई इतना उत्साहित नहीं था। निराशा की फुसफुसाहट फैलने लगी। कुछ छात्रों ने इसे टैलेंट की बर्बादी बताया और समझाया कि स्वॉर्ड मास्टर वास्तव में एक बॉटम टियर क्लास है। उन्होंने विस्तार से बताया कि ये एक औसत दर्जे की जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्लास है, जिसे लंबी दूरी और करीबी मुकाबले दोनों में ट्रेनिंग करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे उसका ध्यान शारीरिक और जादुई हमलों के बीच बट जाता है, जो इसे एक क्लासिक अंडर पावर्ड क्लास बनाता है। अन्य छात्र उसकी बदकिस्मती पर हंसने लगे और 10 स्टार टैलेंट के साथ ऐसी लचर क्लास मिलने के निराशाजनक परिणाम का मजाक उड़ाने लगे। कुछ ने उसका बचाव करने की कोशिश की, ये सुझाव देते हुए कि पर्याप्त मेहनत के साथ एक स्वॉर्ड मास्टर एक भरोसेमंद डैमेज डीलर बन सकता है और सू मिंग के टैलेंट के साथ वो निश्चित रूप से इसे कर दिखाएगा। लेकिन आलोचकों ने उन्हें चुप करा दिया, ये तर्क देते हुए कि इस क्लास को समान परिणामों के लिए दोगुनी मेहनत की आवश्यकता है और वो भाग्यशाली होगा यदि वो एक बिगिनर डंजन भी क्लियर कर पाए। मंच पर खड़े सू मिंग ने उनकी इन तिरस्कारपूर्ण बातों को सुना। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी आंखों में एक गहरी परछाई थी और वो ये सोचने लगा कि कैसे ये सब उसकी स्वॉर्ड मास्टर क्लास को बेकार समझ रहे हैं। भीड़ में अभी भी कानाफूसी चल रही थी कि तभी जी याओ दौड़ती हुई सू मिंग के पास आई। उसने एक खिरी हुई मुस्कान के साथ उसे बधाई दी। सू मिंग ने भी वैसी ही प्रतिक्रिया दी। जी याओ ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वो बाकी लोगों की बकवास पर ध्यान ना दे, क्योंकि 10 स्टार टैलेंट जागृत करना एक अविश्वसनीय बात है। उसने माना कि शुरुआती दौर में स्वॉर्ड मास्टर क्लास थोड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसके टैलेंट के साथ ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। सू मिंग ने उसे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दी और धन्यवाद देते हुए आश्वस्त किया कि वो इन टिप्पणियों को खुद पर हावी नहीं होने दे रहा है। फिर उसने रहस्यमयी अंदाज में कहा कि दूसरों का उसे कम आंकना ही तो वो चाहता था, जिससे जी याओ उलझन में पड़ गई। उनकी बातचीत तब रुकी जब अनाउंसर ने अगले छात्र को पुकारा। जैसे ही स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की रेन शाओ मैन आगे बढ़ी, भीड़ उत्साह से चिल्लाने लगी। जैंग टैंग उसे चीयर कर रहा था। जी याओ ने उसकी पॉपुलैरिटी पर टिप्पणी की, लेकिन सू मिंग खामोश रहा। उसने वहां रुकने के बजाय मुड़कर चलना शुरू कर दिया। जी याओ ने हैरान होकर उसे आवाज दी और याद दिलाया कि सेरेमनी अभी खत्म नहीं हुई है। सू मिंग ने पीछे मुड़कर देखे बिना रूखेपन से जवाब दिया कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे ही वो वहां से दूर गया, उसके पिछले जीवन की दर्दनाक यादें उसके मन में उमड़ने लगी। उसे याद आया कि कैसे रेन शाओबान ने उसका इस्तेमाल किया और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धोखा देकर मार डाला। उसे अपनी मरती हुई कसम याद आई और इस नए जीवन में प्रतिशोध के लिए उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। बाद में शहर में घूमते हुए सू मिंग ने गौर किया कि दुनिया उसकी यादों के हिसाब से बिल्कुल वैसी ही थी। हालांकि उसे पता था कि कुछ चीजें बदल चुकी हैं। अपनी नई क्लास के अलावा उसने अपने सिस्टम को चेक किया और उसे टोटल कंसीलमेंट नाम की एक स्किल मिली। ये एक लेजेंडरी स्किल थी जो उसे अपने इक्विपमेंट, क्लास और अन्य स्किल्स की जानकारी को छिपाने या बदलने की अनुमति देती थी। उसने इसे उन 4 स्किल्स में से एक के रूप में पहचाना जो वो अपने पिछले जीवन से साथ लाया था। इस एहसास ने एक और याद को ताज़ा कर दिया, रिंग ऑफ डाओ डिफायंस। उसने सदमे में अपने हाथों को देखा और समझ गया कि वो डिवाइन आर्टिफैक्ट वास्तव में उसके साथ समय में पीछे आ गया था। जैसे ही उसने अंगूठी के बारे में सोचा, सिस्टम पैनल फिर से चमक उठा। इसने घोषणा की कि डिवाइन आर्टिफैक्ट को लोड किया जा रहा है। अंगूठी के इंटीग्रेट होते ही एक नया मैसेज आया। सू मिंग को अपनी पुरानी गॉड स्लेयर क्लास की स्किल्स का एक हिस्सा विरासत में मिला था। वो ये देखकर हैरान था कि नई क्लास स्वॉर्ड गॉड होने के बावजूद उसे पिछली लाइफ की स्किल्स कैसे मिल सकती हैं। एक विस्तृत स्टेटस स्क्रीन सामने आई। नाम सू मिंग, लेवल 1, क्लास मिथिक वर्ल्ड यूनिक स्वॉर्ड गॉड, टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन गोल्डन, स्किल्स गॉड स्लेयर्स ब्लेड, टोटल कंसीलमेंट, शैडो स्टेप और इंसाइटफुल आई।
इस नई जानकारी के साथ सू मिंग ने एक योजना बनाना शुरू किया। उसने एक पुरानी कहावत सोची, इंसान निर्दोष है लेकिन खजाना साथ रखना उसे निशाना बना देता है। अभी वो इतना शक्तिशाली नहीं था कि सीधे टकरा सके, इसलिए उसे सावधान रहना था। हालांकि उसका 10 स्टार टैलेंट छिपाना असंभव था, लेकिन उसने अपनी असली मिथिक क्लास स्वॉर्ड गॉड के बारे में सारी जानकारी गुप्त रखने का फैसला किया। उसने कसम खाई कि वो इस दूसरे मौके को हाथ से नहीं जाने देगा और पुरानी गलतियां दोहराएगा नहीं। उसे पता था कि नॉविस डंजन ट्रायल समारोह के दूसरे दिन शुरू होगा। अपनी जानकारी और स्किल्स के साथ उसे भरोसा था कि बिगिनर डंजन उसके लिए कोई चुनौती नहीं होगी। उसका लक्ष्य दूसरों से तेज लेवल अप करना और बेहतर गियर हासिल करना था। इसके लिए उसने शुरुआत से ही डंजन के सबसे कठिन बॉस को चुनौती देने का फैसला किया, लेकिन पहले उसे एक ढंग के हथियार की जरूरत थी। दूसरी ओर पैलेस नाम के एक आलिशान स्काईस्क्रेपर के एक कमरे में जांग टांग और रेन शाओ मैन साथ थे। रेन शाओ मैन ने जांग टांग को चढ़ाते हुए कहा कि वो उसे सेरेमनी के तुरंत बाद ऐसी जगह क्यों लाया है। जांग टांग ने चिड़चिड़े होकर कहा कि उस सेरेमनी का नाम मत लो, क्योंकि सू मिंग ने सारी लाइमलाइट चुरा ली थी। हालांकि रेन शाओ मैन पहले से ही अपनी चाल चल रही थी। उसने उसे शांत करते हुए समझाया कि भले ही सू मिंग सिर्फ एक स्वॉर्ड मास्टर है, लेकिन उसका अवेकनिंग एट्रीब्यूट बहुत ऊंचा है। उसने भरोसा दिलाया कि सू मिंग उनके लिए बाद में बहुत काम आएगा। उत्सुक होकर जांग टांग ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। रेन शाओ मैन ने मुस्कुराते हुए अपने फोन पर कुछ दिखाया। उसे देखते ही जांग टांग की झुंझलाहट आश्चर्य में बदल गई। रेन शाओ मैन ने ठंडे और शातिर अंदाज में अपना प्लान समझाया। उसे यकीन था कि अगर वो सू मिंग को थोड़ा सा चारा डालेगी तो वो उसके जाल में फंस जाएगा और पहले की तरह वे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। अपने प्लान के मुताबिक सू मिंग एक विशाल स्काईस्क्रेपर पहुंचा जहां वेपन्स मार्केट था। वो 12वीं मंजिल पर गया जहां वेपन्स एम्पोरियम के कर्मचारी ने उसका स्वागत किया। वहां कई नए अवेकन छात्र नॉविस डंजन के लिए खरीदारी कर रहे थे। सू मिंग का ध्यान एक भीड़ की ओर गया जो एक चमकती हुई नीली तलवार देख रही थी, टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड। ये एक डायमंड रैंक हथियार था जिसकी कीमत 1 मिलियन एडवेंट कॉइन्स थी। लोग इसकी तारीफ कर रहे थे कि ये मॉन्स्टर के खून को भी जमा सकता है, लेकिन इसकी कीमत देखकर दंग थे। सू मिंग मन ही मन मुस्कुराया। उसे याद था कि पिछली लाइफ में यह हथियार एक फेक साबित हुआ था और इसे बेचने वाले व्यापारी गिरफ्तार हुए थे। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, वहां छोटे भूरे बालों वाली एक सलीके से तैयार महिला खड़ी थी जिसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। महिला ने अपना परिचय जैंग लैन के रूप में दिया, जो जैंग एन ग्रुप की वाइस डायरेक्टर थी। उसने अपना बिजनेस कार्ड सू मिंग को दिया। जैंग लैन ने भीड़ के सामने घोषणा की कि जैंग ग्रुप की ओर से वो आज सू मिंग का सारा खर्चा उठाएगी। बदले में उसने एक फेवर मांगा। उसने अपने बॉडीगार्ड को एक फोटो दिखाने का इशारा किया। फोटो में एक मुस्कुराती हुई लड़की थी, जैंग यूनिंग, जो सू मिंग के ही स्कूल में थी। जैंग लैन को उसके 10 स्टार टैलेंट के बारे में पता था। उसने प्रस्ताव रखा कि सू मिंग यूनिंग के साथ टीम बनाए और नॉविस डंजन में उसकी रक्षा करे ताकि वो सुरक्षित रूप से अपना ट्रायल पूरा कर सके। सू मिंग ने सीधे मना कर दिया और कहा कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैंग लैन सदमे में रह गई। उसने पीछे से चिल्लाते हुए कहा कि अगर वो मान जाए तो वो स्टोर से अपनी पसंद का कोई भी हथियार चुन सकता है। सू मिंग रुका और मुड़कर शांत भाव से कहा, क्या ऐसा है? उसने सीधे स्टोर के सबसे महंगे हथियार की ओर इशारा किया और कहा कि वो वही टायरेंट्स फ्रॉस्ट ब्लेड लेगा जिसकी कीमत 1 मिलियन कॉइन्स थी। जैंग लैन गुस्से से लाल हो गई। उसे लगा कि सू मिंग जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश कर रहा है। उसने सवाल किया कि क्या उसकी औकात 1 मिलियन कॉइन्स की है। सू मिंग ने बस उसे याद दिलाया कि प्रस्ताव उसका ही था, पसंद का कोई भी हथियार। उसने कहा कि अगर वो अपनी बात नहीं रख सकती तो डील खत्म। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने उसे सलाह दी कि वो अपनी बहन को अच्छी तैयारी करने को कहे, क्योंकि ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें दौलत नहीं खरीद सकती। हैरानी की बात यह थी कि जैंग लैन का गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह एक उत्सुक मुस्कान ने ले ली। उसे सू मिंग दिलचस्प लगा। वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। आसपास के लोग दंग थे कि कैसे एक छात्र ने इतने बड़े जैंग एन ग्रुप के लोगों के साथ खेल कर दिया। उनके जाते ही सू मिंग का फोन बजा। उसने देखा कि रेन शाओ मान का मैसेज आया था। वो मैसेज बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। रेन शाओ मान का मैसेज मिलते ही सू मिंग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उस मैसेज में उसने पूछा था कि क्या वो उसे अभी भी पसंद करता है और दावा किया था कि उसका दिल बदल गया है, इसलिए वो उस रात उसे एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर मिलना चाहती थी।
सूमिंग को यह देखकर घृणा हुई कि भले ही इस बार उसने गॉड स्लेयर के रूप में अवेकन नहीं किया था, लेकिन रेन श्याओमान की चालबाजियां बिल्कुल नहीं बदली थीं। अपने प्रतिशोध की कसम को याद करते हुए उसने एक साधारण हाँ में जवाब दिया और मिलने के लिए सहमत हो गया। अब उसका पूरा ध्यान एक सही हथियार खोजने पर था। वो एक शॉप असिस्टेंट के पास गया और पत्थरों जैसे दिखने वाले स्वॉर्ड स्टोन्स के बारे में पूछा। असिस्टेंट ने बताया कि ये वेपन स्टोन्स हैं जिनमें सिल्वर रैंक का हथियार निकलने की थोड़ी संभावना होती है, लेकिन उसने चेतावनी भी दी कि ये सब किस्मत का खेल है और ज्यादातर पत्थरों से केवल बेकार कचरा ही निकलता है। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब सूमिंग ने कहा कि उसे यही चाहिए। उसने तर्क दिया कि एक महंगे सिल्वर वेपन पर पैसे बर्बाद करने के बजाय, जो जल्द ही पुराना यानी ऑब्सोलीट हो जाएगा, इन सस्ते पत्थरों पर दांव लगाना बेहतर है। हालांकि सूमिंग के लिए ये कोई जुआ नहीं था, वो पत्थरों के अंदर का डेटा देख सकता था। ये उसके पिछले जीवन की एक और स्किल, आई ऑफ इनसाइट का कमाल था। सिस्टम पैनल ने बताया कि ये लेजेंडरी स्किल उसे चीजों की असली प्रकृति देखने की शक्ति देती है। इस क्षमता का उपयोग करते हुए उसने आत्मविश्वास के साथ एक पत्थर चुन लिया। उसे पता था कि एक सामान्य सिल्वर वेपन की कीमत हजारों एडवेंट कॉइन्स होती है, लेकिन उसके जैसे एक गरीब छात्र के लिए सस्ते पत्थर से ऐसा हथियार पाना एक जैकपॉट था। जब सूमिंग उस पत्थर के साथ बैठा था तो कुछ छात्रों का ध्यान उसकी ओर गया। उनमें से एक सुनहरे बालों वाले लड़के ने उसे पहचान लिया। ये वही लड़का था जिसने जैंगॉन ग्रुप के प्रस्ताव को ठुकराया था। वो लड़का और उसके दोस्त सूमिंग का मजाक उड़ाने लगे। उस लड़के ने ताना मारा, अरे बेवकूफ, तूने एक बड़ी कंपनी का ऑफर छोड़ दिया ताकि इस कूड़े के पत्थर पर जुआ खेल सके। सूमिंग बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने उस लड़के को पहचान लिया था। वो यांग डिंग था, एक अमीर बिगड़ैल लड़का जिसे छोटों को परेशान करने में मजा आता था। सूमिंग ने इस बोरियत को मजे में बदलने का सोचा। उसने शांति से यांग डिंग की ओर मुड़कर एक शर्त रखी, 5000 एडवेंट कॉइन्स की शर्त कि वो इसी पत्थर से सिल्वर रैंक का हथियार निकालकर दिखाएगा। कुछ पल के सन्नाटे के बाद यांग डिंग और उसके दोस्त ठहाके मारकर हंसने लगे। उन्हें लगा कि सूमिंग पागल हो गया है। यांग डिंग ने कहा कि 99.99% चांस है कि वो पत्थर कचरा है। सूमिंग ने बस इतना कहा, जल्द ही पता चल जाएगा कि पैसे कौन बर्बाद कर रहा है। शर्त पक्की हुई और भीड़ जमा हो गई। सूमिंग ने अपनी आई ऑफ इनसाइट सक्रिय की। उसकी दृष्टि बदल गई और उसे पत्थर के भीतर एक चमकती हुई लाल तलवार दिखाई दी। एक तेज प्रहार के साथ उसने पत्थर को तोड़ दिया। टूटे हुए पत्थर से एक तेज लाल रोशनी निकली और एक शक्तिशाली तलवार बाहर आई। यांग डिंग और पूरी भीड़ अविश्वास में फटी आंखों से देखती है गई। सिस्टम नोटिफिकेशन ने हथियार की पहचान की, ब्लैक आयरन क्रिम्सन स्वॉर्ड, एक लो ग्रेड सिल्वर वेपन जिसके साथ एक स्पेशल अफिक्स था, क्रिम्सन रिंकर। ये तलवार मॉन्स्टर्स का खून पीकर अपने मालिक को हील कर सकती थी। सूमिंग ने उस तलवार को पकड़ते हुए सोचा कि ये आज रात रेन शाओ मैन के साथ उसकी डेट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। यांग डिंग दहशत में था। सूमिंग ने तलवार उसकी ओर तानते हुए अपनी जीत के 5000 एडवेंट कॉइन्स मांगे। हार मानकर यांग डिंग ने पैसे ट्रांसफर किए और अपमानित महसूस करते हुए वहां से चला गया। सूमिंग ने उसे सलाह दी कि आगे से ऐसी लापरवाही भरी शर्तें ना लगाए। असिस्टेंट भी हैरान थी क्योंकि सालों से किसी ने उन पत्थरों से असली हथियार नहीं निकाला था। जीते हुए पैसों से सूमिंग ने एक गोल्डन ऑर्नेट सिल्वर रैंक स्काबर्ड यानी म्यान खरीदी, जो हथियार की ड्यूरेबिलिटी कम होने की रफ्तार को 50% कम कर देती थी। तभी सिस्टम ने गुप्त फंक्शन वेपन मैनिफेस्टेशन सक्रिय करने के बारे में पूछा, पर उसने अभी इंतजार करने का फैसला किया। बाद में एक पार्क में टहलते हुए सूमिंग ने अपनी स्थिति पर विचार किया। स्वॉर्ड गॉड के रूप में जागने के बाद भी उसके पास एक भी क्लास स्किल नहीं थी, लेकिन उसकी क्लास के पास एक अत्यंत शक्तिशाली प्राइमल टैलेंट था, यूनिवर्सल असेंशन। ये अनूठा टैलेंट उसे किसी भी आइटम की क्वालिटी को एक बार अपग्रेड करने की शक्ति देता था। उसने अपनी तलवार पर इस शक्ति का परीक्षण किया। WPAR सिस्टम नोटिफिकेशन, यूनिवर्सल असेंशन सक्रिय, सफलता। क्रिम्सन रिंकर प्रभाव को बेहतर बनाया गया। अब उसकी तलवार एक हाई सिल्वर रैंक हथियार बन चुकी थी। इसकी क्रिम्सन रिंकर क्षमता अब छूते ही खून सोखने लगी थी और उसे एक नई स्किल मिली, ब्लड थर्स्ट, जो किसी मॉन्स्टर को मारने के बाद 30 सेकंड के लिए सभी स्टैट्स में +5 का बूस्ट देती थी। रात हुई और सूमिंग एकेडमिक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। शहर की भविष्यवादी रोशनी के बीच वो अपनी नई तलवार लिए खड़ा था। रिन शाओ मान वहां पहले से मौजूद थी। उसने एक मोहक मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और देर से आने के लिए उसे प्यार से टोका, लेकिन उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बिना एक शब्द बोले सूमिंग ने अपनी तलवार उस पर चला दी। वो चिल्लाई और बाल बाल बची, जबकि तलवार कंक्रीट की मुंडेर में धंस गई। वो अविश्वास में चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? सूमिंग की नजरें पत्थर जैसी ठंडी थीं। उसने कहा, मैं अपना बदला लेने आया हूं।
उसके दिमाग में पिछले जीवन की वो याद फिर से ताज़ा हो गई, जब वो मरती हुई जी याओ को गोद में लिए था और रेन शाओ मान बिना किसी पछतावे के उसे देख रही थी। रेन शाओ मान हैरान और गुस्से में थी। उसने याद दिलाया कि उसने अभी अभी उसका प्रपोजल स्वीकार किया था। उसने अपना फोन दिखाया जिसमें मैसेज हिस्ट्री थी। यहां सुमिंग ने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़का उसे डेट करना चाहता था वो अचानक उसकी जान क्यों लेना चाहता है। सुमिंग ने एक क्रूर मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, तुम सही कह रही हो, वो प्रपोजल हुआ था, लेकिन वो पिछले जीवन की बात थी। उसकी यादें उसे फिर से पीछे ले गईं। उसे याद आया कि वो स्कूल की सबसे लोकप्रिय लड़की थी और वो केवल एक अकेला अनाथ। उसने अपनी पहली अवेकनिंग सेरेमनी के बाद के उस दिन को याद किया। निराश और हताश होकर वो वहां बैठा था, तभी रेन शाओ मान उसके पास आई। एक दयालु मुस्कान के साथ उसने पूछा कि क्या वो ठीक है। उस दिन से सुमिंग को लगा कि उसकी जिंदगी में कोई है जो उसे चाहता है। यही एहसास उसे टेक्स्ट मैसेज पर प्यार का इजहार करने, रोमांटिक डेट्स पर जाने और उनके बीच बढ़ती नज़दीकियों तक पहुंचाया। लेकिन वो खुशनुमा अतीत तब चकनाचूर हो गया जब उसे जांग टैंग और उसकी एक साथ वाली फोटो याद आई, जो उसके विश्वासघात का सबसे बड़ा सबूत थी। वर्तमान में लौटते हुए सुमिंग का चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिल्लाया, ये सब एक झूठ था। उसने गुस्से में उस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जैन टैंग के सभी काले कारनामों के बारे में जानता है और वो केवल उसका इस्तेमाल कर रही थी। रेन शाओ मान पूरी तरह से चौंक गई। हकलाते हुए कहने लगी कि वो बकवास कर रहा है और उसके आरोपों को झुठलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन सुमिंग रुकने वाला नहीं था। उसने उससे कहा कि वो अच्छी तरह जानती है कि वो झूठ बोल रहा है या नहीं, और उसका ये खूबसूरत और शालीन चेहरा महज एक ढोंग है। वो उसके पास झुका और जहरीली आवाज में कहा कि उसका असली रूप कुछ और नहीं बल्कि एक घमंडी और निर्लज्ज इंसान है। ये सुनते ही रेन शाओ मान का धैर्य पूरी तरह से जवाब दे गया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया और उसने अपना मुखौटा उतार फेंका। वो उस पर चिल्लाई, तुझे क्या पता हो सकता है? तू महज एक अनाथ यानी ऑर्फन है। उसने जहर उगलते हुए कहा कि अगर उसका टैलेंट काम का नहीं होता तो उसे बात करने तक का मौका कभी नहीं मिलता। उसने उसे धमकी देते हुए कहा कि ना तो वो और ना ही जैन टैंग उसे अपमानित करने के लिए छोड़ेंगे। सुमिंग ने उसकी धमकियों का जवाब एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ दिया। उसने उसे चुनौती दी कि वो जो चाहे कर ले, लेकिन उसे इस बात की चिंता करनी चाहिए कि इस छोटी सी घटना से उसकी शुद्ध और पवित्र इमेज पर क्या असर पड़ेगा। इस आखिरी ताने ने उसे सीमा के पार पहुंचा दिया। गुस्से में पागल होकर वो उस तलवार की ओर झपटी जिसे सुमिंग ने कंक्रीट में छोड़ दी थी और उसे उठाकर उस पर वार किया। जैसे ही ब्लेड उसकी ओर आया, सुमिंग ने मन ही मन सोचा कि उसकी हरकतें बिल्कुल पिछले जीवन जैसी ही हैं। हालांकि इस बार वो तैयार था। जैसे ही तलवार प्रहार करने वाली थी, ब्लेड से रेड एनर्जी की लहरें निकली जिसने उसे हवा में ही रोक दिया। रेन शाओ मैन पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। सुमिंग ने समझाया कि उसे पता था कि वो पीठ पीछे वार करने की अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने पुष्टि की, स्किल एक्टिवेटेड, क्रिम्सन ड्रिंकर, वेपन एबिलिटी। ब्लेड से निकली लाल ऊर्जा की टहनियां तेजी से बढ़ीं और रेन शाओ मैन को अपनी चपेट में ले लिया। सुमिंग ने अपने ट्रैप का खुलासा किया। जैसे ही उसने हथियार की एबिलिटी से उसे टारगेट किया, उसकी किस्मत सील हो गई। वो ऊर्जा की लहर सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। वो दर्द से चीख उठी, मेरा चेहरा बर्बाद हो गया। जैसे ही वो जमीन पर गिरी, सुमिंग उसके ऊपर खड़ा हो गया और ठंडे लहजे में कहा कि ये सब उसने खुद अपने ऊपर बुलाया है। वो कहने ही वाला था कि ये उसके इंतकाम की शुरुआत है, लेकिन उसने बीच में ही चिल्लाते हुए कहा कि वो जैंग टांग से उसे मरवा देगी। बिल्कुल बेअसर रहते हुए सुमिंग ने अपनी तलवार वापस बुला ली, जो उसकी इन्वेंट्री में गायब हो गई। वो मुड़ा और चलते हुए कहा कि जाओ और जैंग टांग से कह दो कि वो जब चाहे मेरे लिए आ सकता है। उसने घोषणा की कि आज का ये वार उनके पुराने रिश्तों का अंत है। जैसे ही वो उसे छत पर रोता हुआ छोड़कर गया, उसने सोचा कि इस तलवार ने न केवल दुश्मन पर प्रहार किया है, बल्कि उस लगाव को भी काट दिया है जिसे उसने कभी दिल के बहुत करीब रखा था। कुछ समय बाद उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका। यह एकेडमी की तरफ से भेजा गया एक खास गिफ्ट था। वो मैसेज प्रिंसिपल वांग की ओर से था, जिसमें उन्होंने सुमिंग को उसके अवेकनिंग के लिए बधाई दी थी और उसे बिगिनर डंजन के लिए तैयार करने के लिए एक रिवॉर्ड पैकेज प्रदान किया था।
उस पैकेज के अंदर एक फोर्टिफिकेशन पिल, एक कॉम्बैट गियर पैकेज और 10,000 एडवेंट कॉइन्स मौजूद थे। अगले दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे हुई। सूमिंग ने अपने हाथ में प्रिंसिपल की दी हुई फोर्टिफिकेशन पिल पकड़ी। वो उनकी सुधारता को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे ये भी संदेह था कि ये शायद एक तरह की सहानुभूति यानी पिटी थी, क्योंकि उसने अपने 10 स्टार टैलेंट के बावजूद एक कमजोर मानी जाने वाली सॉर्ड मास्टर क्लास को चुना था। उसने बिना देर किए वो पिल खा ली, लेकिन खाते ही वो शिकायत करने लगा कि इसका स्वाद बेहद कड़वा और घटिया है। हालांकि वो खराब स्वाद तुरंत ही हवा हो गया जब उसका पूरा शरीर एक सुनहरे ऑरा में घिर गया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसे चौंका कर रख दिया। उस पिल ने उसे +10 कॉन्स्टिट्यूशन और 100 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दिए थे, जो उसे तुरंत लेवल 2 पर प्रमोट करने और 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स देने के लिए पर्याप्त थे। जैसे ही उसकी स्टेटस स्क्रीन अपडेट हुई, एक नया पैसिव टैलेंट सक्रिय हो गया, जिसका नाम था इनेट सॉर्ड बॉडी। इस टैलेंट का अर्थ था कि उसने जन्मजात अपने हृदय में एक तलवार धारण कर ली है, जो उसे किसी भी प्रकार की तलवारबाजी की स्किल यानी सॉर्ड टाइप स्किल को सीखने की अनुमति देती थी, वो भी उनके सामान्य प्रतिबंधों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए। सूमिंग बहुत प्रसन्न हुआ। उसे एहसास हुआ कि जैसा कि उसके 10 स्टार टैलेंट से अपेक्षित था, वो केवल लेवल अप करके ही नई क्षमताएं हासिल कर सकता था। नए आत्मविश्वास से भरकर उसने एक कुटिल मुस्कान दी और घोषणा की कि वो नॉविस डंजन में सबको अपनी असली ताकत दिखाकर रहेगा। वो फर्स्ट एकेडमी के नॉविस डंजन क्षेत्र में पहुंचा, जो एक हलचल भरा प्लाजा था और छात्रों तथा पोर्टल से खचाखच भरा हुआ था। उसके सहपाठियों का एक ग्रुप उसके पास आया। ये वही छात्र थे जिन्होंने कल उसकी क्लास का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब वे बड़ी उत्सुकता से उसके साथ टीम अप करने की मिन्नतें कर रहे थे। वे उसके 10 स्टार टैलेंट और प्रिंसिपल के गिफ्ट की जमकर तारीफ कर रहे थे, ये दावा करते हुए कि ये डंजन उनके लिए बहुत आसान होगा। उन्होंने अपनी अपनी क्लासेस को सॉर्ड मास्टर की कथित कमजोरियों को सपोर्ट करने के लिए पेश किया, इस उम्मीद में कि वे सूमिंग के सहारे एक हाई स्कोर बना पाएंगे। सूमिंग को उनकी इस दोगली मानसिकता से घृणा हुई। उसे याद था कि कल ही ये लोग उसे नीची नजरों से देख रहे थे। उसने 2 टूक शब्दों में उन्हें मना कर दिया और कहा कि उसकी टीम पहले से ही तैयार है। उनकी इस बातचीत को जी या उन्हें सुन लिया, जो दौड़ती हुई वहां आई और हैरानी से पूछा कि उसने टीम कब बना ली। उसने बताया कि वो खास तौर पर सबसे पहले उससे टीम बनाने के लिए पूछने आई थी। सूमिंग थोड़ा असहज हो गया और उसने उसे समझाने की कोशिश की। उसने बताया कि उसके लक्ष्य सामान्य रिवॉर्ड्स हासिल करने वाले नहीं हैं और उसे डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए। फिर वो करीब झुका और फुसफुसाते हुए अपना असली इरादा जाहिर किया। उसने इस डंजन को अकेले चुनौती देने का फैसला किया था। अभी जी याओ इस बात को समझने की कोशिश ही कर रही थी, तभी नीले बालों वाला एक छात्र एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उनके बीच आया। उसने अपना परिचय यान्जो के रूप में दिया, जो एक 9 स्टार डीमन हंटर रेंजर था, और उसने आधिकारिक तौर पर सूमिंग को अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया। सूमिंग ने यान्जो को अपने पिछले जीवन से पहचान लिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इससे पहले कि यान्जो अपनी बात पर जोर देता, जी याओ बीच में आ गई। उसने सूमिंग के कंधे पर हाथ रखा और घोषणा की कि उसने पहले ही उसके साथ टीम बना ली है, इसलिए बाकी सब उसे परेशान करना बंद करें। यान्जो सहित अन्य छात्र माफी मांगकर वहां से चले गए। जैसे ही भीड़ छटी, सूमिंग ने जी याओ को आभार भरी नजरों से देखा, ये सोचते हुए कि वो कितनी भरोसेमंद साथी है। जैसे ही सूमिंग जी याओ के साथ खड़ा था, उसने घड़ी की ओर देखा और गौर किया कि डंजन शुरू होने का समय करीब है। ठीक समय पर एक विशाल ब्लू पोर्टल घूमते हुए सक्रिय हो गया और एक आवाज ने घोषणा की कि 127th नॉविस डंजन चैलेंज आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुका है। पोर्टल से प्रिंसिपल वैंग का एक होलोग्राफिक ब्रॉडकास्ट प्रकट हुआ। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे अभी अभी सोकर उठे हों और उन्होंने अपनी नींद के कारण होने वाली देरी के लिए माफी मांगी। उन्होंने इस अनिवार्य 1 दिवसीय ट्रायल, मैंडेटरी 1 डे ट्रायल के नियम समझाए। हर छात्र पहले से रजिस्टर्ड था और डंजन के भीतर वे अपने योगदान के आधार पर पॉइंट्स हासिल करेंगे। उन्होंने छात्रों को जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए टीमें बनाने की कड़ी सलाह दी। जैसे ही प्रिंसिपल बोल रहे थे, जी याओ ने सूमिंग की ओर मुड़कर देखा, लेकिन वो गायब हो चुका था। वो उलझन में इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रिंसिपल वैंग ने आधिकारिक तौर पर डंजन को ओपन घोषित किया। उसी क्षण एक आकृति बिजली की गति से अन्य छात्रों को पीछे छोड़ते हुए सीधे पोर्टल के अंदर समा गई। पूरी भीड़ अविश्वास में चिल्ला उठी। उन्होंने तुरंत उस अकेले चैलेंजर को पहचान लिया। वो 10 स्टार स्टूडेंट सूमिंग था।
डंजन के भीतर प्रवेश करते ही सूमिंग पर पुरानी यादें हावी हो गईं। उसे याद आया कि कैसे अपनी पहली जिंदगी में वो डरा हुआ और साथ ही रोमांचित भी था। तभी एक शक्तिशाली आवाज गूंजी जिसने सभी नवागंतुकों का स्वागत किया। आवाज ने बताया कि ये डंजन खतरों और अवसरों से भरी जगह है और यहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें रेगुलर बॉस को हराना होगा। हालांकि उस आवाज ने बेहतर इनामों के लिए एक हायर डिफिकल्टी तरीके का भी संकेत दिया। एक दृढ़ संकल्प के साथ सूमिंग ने अपना नया लक्ष्य घोषित किया। इस जीवन में वो सबसे कठिन चुनौती को चुनेगा और डंजन के अल्टीमेट हिडन बॉस का वध करेगा। उसने खुद को एक चांदनी रात वाले घने जंगल में पाया, जिसे सिस्टम ने रेजिंग टाइड फॉरेस्ट के रूप में पहचाना, जो कि लेवल F जोन था। उसने तुरंत गौर किया कि नॉविस डंजन का मैप हर साल बदलता है, जिसका मतलब था कि ये स्थान उसके पिछले जीवन से पूरी तरह अलग था। वो ये भी जानता था कि हर छात्र का स्पॉन पॉइंट रैंडम होता है, इसलिए रास्ते की योजना उसे मौके पर ही बनानी होगी। इसका यह भी मतलब था कि उसे जिन मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ेगा वो भी अलग होंगे। जैसे ही सूमिंग ने जंगल को खोजना शुरू किया, उसका सामना एक भयानक दुश्मन से हुआ। एक विशाल सजीव पेड़ जैसा मॉन्स्टर जिसका सिर धधकती आग का था और उसका चेहरा डरावना था। उसे अपने पिछले जीवन से याद था कि ये मॉन्स्टर भले ही एक जगह स्थिर रहता है, लेकिन ये अपनी लताओं का उपयोग करके शिकार को अपने आग उगलते मुंह में खींच लेता है। हालांकि उसका लक्ष्य हर मॉन्स्टर से लड़ना नहीं था, उसका पूरा ध्यान हिडन बॉस पर था। इसलिए उसने ऐसे कठिन दुश्मनों से बचना ही बेहतर समझा। उसने अपने होलोग्राफिक मैप को देखा और अपनी दिशा तय की। उसने सोचा कि उसके सबसे पहले डंजन में घुसने का कारण खुद को एक हेड स्टार्ट देना था। उसे नए लेआउट का मुआयना करना था और उन वस्तुओं को खोजना था जो हिडन बॉस को समन करने के लिए आवश्यक थीं। भले ही मैप बदल गया था, लेकिन उसे पता था कि बॉस की लड़ाई शुरू करने की मूल रणनीति वही रहेगी। उसे अन्य छात्रों के आने और वस्तुओं को इकट्ठा करना मुश्किल बनाने से पहले तेजी से काम करना था। अपनी योजना पक्की करने के बाद वो तेजी से घने जंगल के बीच छलांग लगाते हुए आगे बढ़ा। कुछ समय बाद सुबह 7:30 बजे छात्रों का एक और ग्रुप डंजन में दाखिल हुआ। एक नीले बालों वाली लड़की और उसके 2 पुरुष साथियों ने शांत इलाके में इधर-उधर देखा। उन्होंने गौर किया कि पास में कोई और चैलेंजर नहीं है और निष्कर्ष निकाला कि ये क्षेत्र सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन उनकी ये सुरक्षा तब चकनाचूर हो गई जब लड़की को पेड़ों में कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने ऊपर देखा और तभी एक और छात्र झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला। वो लड़का जिसके हाथ में एक हथौड़ा था, उनके पास आकर गिरा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी उस पीछा करने वाले दुश्मन का खुलासा हुआ, जिसे देखकर वे सब सन्न रह गए। लाल आंखों वाले 2 विशालकाय और खूंखार चूहे। उन ब्लड थर्स्टी रैट्स को देखकर छात्रों की हिम्मत जवाब दे गई और वे दहशत में अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। प्लाजा में वापस ट्रायल का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। सुबह 7:31 पर पोर्टल के ऊपर एक रियल टाइम रिपोर्ट चमकी, जिसमें घोषणा की गई कि 3 चैलेंजर्स को खूंखार चूहों ने मार डाला है। सबसे शक्तिशाली गिरने वाला छात्र 6 स्टार ली दाबाओ था। जी याओ, जो अभी भी टीम बनाने की कोशिश कर रही थी, ये देखकर स्तब्ध रह गई। एक 6 स्टार स्टूडेंट को इतनी जल्दी गिरते देख वो घबरा गई और उसने चिल्लाकर सबको जल्दी टीम बनाने और अंदर फंसे लोगों की मदद करने के लिए कहा। इसी बीच रेजिंग टाइड फॉरेस्ट के अंदर स्थिति बेहद भयावह थी। वो नीले बालों वाली लड़की जिसका पीछा किया गया था, अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। अब वो अकेली और घायल थी। अफरा तफरी में वो अपने साथियों से बिछड़ गई थी और रास्ता भटक चुकी थी। जैसे ही उसने खुद को संभालने की कोशिश की, उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। ऊपर देखने पर उसे पेड़ों पर एक विशाल बंदर जैसे राक्षस की परछाई दिखाई दी। वो जीव नीचे कूदा, उसकी लाल आंखें नफरत से उस लड़की को घूर रही थी। डर के मारे सुन्न होकर लड़की केवल उस दैत्य को अपनी ओर झपटते हुए देख सकती थी। अपने अंतिम क्षण में उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी के बचाने के लिए चिल्लाई। अचानक उसके पास से लाल रोशनी की एक चमक गुजरी। एक अविश्वसनीय गति के साथ सूमिंग वहां प्रकट हुआ। उसकी क्रिम्सन ब्लैक स्टील सोर्ड एक धुंधली लकीर बन गई और उसने सीधे उस एप मॉन्स्टर पर प्रहार किया। नॉविस डंजन ट्रायल छात्रों की उम्मीद से कहीं अधिक घातक और खौफनाक साबित हुआ। जैसे ही नए अवेकन्ड छात्र डंजन के भीतर पहुंचे, वे बिखर गए और मॉन्स्टर्स की भारी संख्या ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया।
एक बुरी तरह डरे हुए छात्र ने अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए कहा कि उसे शुरुआत में ही एक एलीट लेवल 5 ब्लड थर्स्टी ब्राउन बेयर का सामना करना पड़ रहा है। उसकी ये आहें तुरंत एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गईं जब उस दरिंदे ने उसे बेरहमी से अपने पंजों से चीर दिया। ये अराजकता केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं थी। पूरे जंगल में छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कोई लेवल 2 स्वॉम्प हंटर से बच रहा था तो कोई लेवल 3 ट्रैकिंग हाउंड से, लेकिन उनमें से अधिकतर का अंत उसी भयानक मौत के रूप में हो रहा था। मदद के लिए पुकारें कम्युनिकेशन चैनल्स पर बाढ़ की तरह उमड़ रही थीं। छात्र हताशा में रिपोर्ट कर रहे थे कि सभी टेलीपोर्ट पॉइंट्स को मॉन्स्टर्स की भीड़ ने पूरी तरह घेर लिया है। वे अर्जेंट बैकअप की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई भी मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। इस भयंकर कत्लेआम के बीच जी याओ ने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उसके साथियों के बेजान शरीर उसके चारों ओर घास में बिखरे पड़े थे। शोक और डर से पूरी तरह टूटकर वो लंबी घास में गिर पड़ी और कांपने लगी। उसे अपने साथियों के वे आखिरी शब्द याद आ रहे थे जब उन्होंने उसे छिप जाने के लिए कहा था। ट्रायल शुरू हुए अभी आधा घंटा भी नहीं बीता था और कठिनाई का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे संदेह होने लगा कि क्या कोई भी नया छात्र इस नर्क से जीवित बच पाएगा। जंगल के दूसरे हिस्से में हल्के नीले बालों वाली वो लड़की अभी भी गहरे सदमे में थी, जिसे एक विशाल एप मॉन्स्टर ने कोने में घेर लिया था। जैसे ही वो दरिंदा उस पर जानलेवा हमला करने के लिए झपटा, अचानक हवा में तेज और फुर्तीले तलवार के वार गूंज उठे। सूमिंग एक धुंधली परछाई की तरह हरकत में आया। उसने उस डरी हुई लड़की के ऊपर से छलांग लगाई और बड़ी खूबसूरती से राक्षस और उसके बीच लैंड किया। वो लड़की उसे विस्मय भरी नजरों से देखने लगी। उसे लगा कि ये लड़का अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जिसने मॉन्स्टर को एक ही झटके में मार गिराया होगा। उसने आभार जताते हुए उसे पहचान लिया और पूछा कि क्या तुम वही प्रसिद्ध 10 स्टार स्टूडेंट सूमिंग हो। सूमिंग ने एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वो बस वहां से गुजर रहा था, लेकिन फिर उसने बड़े ही गंभीर लहजे में उसे चेतावनी दी कि वो उसे दूसरी बार नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी मरा नहीं था। वो लड़की ये सुनकर सुन्न रह गई कि राक्षस अभी भी जीवित है। जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि राक्षस का भयानक साया उसके ठीक पीछे मंडरा रहा था। घबराकर वो चिल्लाई कि वो और मदद लेकर आएगी और सूमिंग को टिके रहने के लिए कहकर अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। अब उस दरिंदे के साथ अकेले होने पर सूमिंग ने शांति से अपनी आई ऑफ इनसाइट को सक्रिय किया। एक सिस्टम पैनल सामने आया जिसने उस राक्षस की असली पहचान उजागर की। ये एक म्यूटेटेड एप किंग था जो एक लेवल 3 फेरोशियस बीस्ट था। इसके स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अधिक थे, लेकिन इसकी एजिलिटी यानी फुर्ती बहुत कम थी। ये महसूस करते हुए कि ये एक म्यूटेटेड मॉन्स्टर है, सूमिंग समझ गया कि ये सिल्वर ग्रेड वेपन के सीधे वार के बाद भी जीवित क्यों बच गया था। म्यूटेटेड एप किंग संभला और हवा में छलांग लगाई। अपने विशाल मुक्कों को एक शक्तिशाली स्लैम के साथ नीचे लाया, लेकिन सूमिंग बहुत ही आसानी से उस हमले को चकमा देकर एक तरफ हट गया। उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ गौर किया कि राक्षस की गति उतनी भी बुरी नहीं थी और उसने इसके साथ थोड़ा मुकाबला करने का फैसला किया। अपने पिछले जीवन से विरासत में मिली स्किल्स को याद करते हुए उसने अपनी तीसरी स्किल का उपयोग करने का निर्णय लिया, हिडन गॉड्स स्टेप। सिस्टम नोटिफिकेशन ने स्पष्ट किया कि ये एक एक्सेलरेशन टेक्निक थी जो उसकी गति को 50% तक बढ़ा देती थी। सक्रिय रहने के दौरान ये उसे सभी हमलों से इम्यून यानी अभेद्य बना देती थी और उसे टारगेट करना नामुमकिन था। हालांकि इसमें बहुत अधिक स्टैमिना खर्च होता था। अचानक सूमिंग के चारों ओर एक शानदार टील एनर्जी की लहर उठी। वो पलक झपकते ही गायब हो गया और उस भ्रमित एप किंग के ठीक पीछे प्रकट हुआ। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे पीछे हूं। राक्षस दहाड़ा और हमला करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन सूमिंग फिर से रोशनी की एक चमक के साथ गायब हो गया। नीचे खड़े उस असंतुलित और असहाय राक्षस को देखते हुए सूमिंग ने इस मुकाबले को खत्म करने की घोषणा की। उसे ये सब अब उबाऊ और एक तरफा लग रहा था। म्यूटेटेड एप किंग केवल डर और सदमे में देखता रह गया। सूमिंग की परछाई उसकी खौफजदा आंखों में दिखाई दे रही थी जब वो वार करने के लिए तैयार हुआ। ये कहते हुए कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है, सूमिंग ने एक अंतिम और विनाशकारी प्रहार किया जिसने उस राक्षस को बीच से 2 टुकड़ों में काट दिया। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसकी जीत की पुष्टि की। जैसे ही उस राक्षस का शरीर डेटा के रूप में घुलने लगा, एक लूट स्क्रीन प्रकट हुई। उसे एक लो ग्रेड ब्रोंज सिंगल स्किल स्क्रॉल प्राप्त हुआ।
वो अपने दुश्मन के अवशेषों के ऊपर खड़ा होकर सोचने लगा कि भले ही ये स्किल कम रैंक की है, लेकिन इस डंजन के हिसाब से ये एक अच्छी खोज थी। अचानक वो एक अत्यंत उज्जवल सुनहरी रोशनी में घिर गया और उसके सामने फर्स्ट ब्लड का एक बड़ा टाइटल दिखाई दिया। पूरे डंजन में एक घोषणा प्रसारित की गई जिसमें बताया गया कि एक लेवल 2 स्वॉर्ड मास्टर ने रेजिंग टाइड फॉरेस्ट का पहला शिकार फर्स्ट किल पूरा किया है और फर्स्ट ब्लड का खिताब हासिल किया है। पूरे डंजन में संघर्ष कर रहे छात्र ये नोटिफिकेशन पाकर दंग रह गए। इनाम के तौर पर हर खिलाड़ी को एक स्मॉल हीलिंग पोशन उपहार में दी गई। एक घायल लड़की ने अपने हाथ में आए उस जादुई काढ़े को कसकर पकड़ लिया और राहत की सांस ली। छात्रों ने उस रहस्यमयी स्वॉर्ड मास्टर के बारे में कयास लगाने शुरू कर दिए। कुछ ने तुरंत अंदाजा लगाया कि ये 10 स्टार स्टूडेंट सूमिंग ही हो सकता है। दूसरों ने तर्क दिया कि ये कोई और स्वॉर्ड मास्टर भी हो सकता है, लेकिन वे सभी इस बात पर सहमत थे कि इस उपलब्धि ने उन्हें उम्मीद दी है कि ये डंजन क्लियर किया जा सकता है। वापस उस खाली मैदान में सूमिंग थोड़ा घबरा गया। वो पब्लिक टाइटल सिस्टम के बारे में पूरी तरह भूल गया था। ये महसूस करते हुए कि इससे उसकी असली ताकत सबके सामने आ सकती है, उसने और ज्यादा सावधान रहने का संकल्प लिया। उसने अपनी भावी उपलब्धियों को छिपाने के लिए अपनी टोटल कंसीलमेंट स्किल का उपयोग करने की योजना बनाई। उसे ये जानकर भी आश्चर्य हुआ कि आधे घंटे बीत जाने के बाद भी वो पूरे डंजन में किसी मॉन्स्टर को मारने वाला पहला व्यक्ति था। जैसे ही वो जंगल की गहराई में और आगे भागा, वो अचानक रुक गया। झाड़ियों के बीच से लेवल 3 डायर वुल्व्स का एक पूरा झुंड बाहर निकल आया, जिनकी हरी आंखें नफरत से चमक रही थीं। सूमिंग मुस्कुराया। उसे याद था कि ये भेड़िए लेवलिंग अप करने के लिए सबसे अच्छे मॉन्स्टर्स में से एक थे। उसने अपनी नई स्वॉर्ड स्किल को आजमाने का फैसला किया। उसने पहले ही अपने यूनिक टैलेंट यूनिवर्सल असेंशन का उपयोग करके उस ब्रॉन्ज स्किल स्क्रोल को अपग्रेड कर लिया था। सिस्टम ने उस स्किल का सब्लिमेशन यानी उद्दातीकरण कर दिया था, जिससे वो एक नई और अधिक शक्तिशाली क्षमता में बदल गई थी। उसे अब एक लो ग्रेड सिल्वर स्किल मिल चुकी थी, स्वॉर्ड ड्रॉइंग स्लैश। ये एक ऐसी तकनीक थी जिसमें वो अपनी तलवार को म्यान में रखकर ध्यान केंद्रित करता था और एक ही झटके में विनाशकारी प्रहार कर सकता था। जैसे ही वे भेड़िए दहाड़े, सूमिंग ने अपनी नई शक्ति का प्रदर्शन किया। नीली ऊर्जा की एक विशाल अर्धचंद्राकार लहर उस हमलावर झुंड पर गिरी। उस अपार ऊर्जा ने उन भेड़ियों के चीथड़े उड़ा दिए। एक अत्यंत हिंसक और खूनी दृश्य में सूमिंग के स्वॉर्ड ड्रॉइंग स्लैश ने पूरे झुंड के सिर धड़ से अलग कर दिए। हर शिकार के साथ उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बौछार मिल रही थी। सुबह 9:30 बजे तक वो उस शांत हो चुके मैदान में अकेला खड़ा था, जहां जमीन उसके दुश्मनों के अवशेषों से पटी पड़ी थी। एक संतुष्ट मुस्कान के साथ उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को देखा, जिसने पुष्टि की कि वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है और उसे लेजेंड ऑफ द हंग्री वुल्फ का टाइटल मिला है। उसने स्वीकार किया कि लंबी दूरी की आयाजत्सू स्टाइल यानी तलवार म्यान से निकालकर वार करना इन निचले स्तर के मॉन्स्टर्स को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका था। उसने फिर से उस तकनीक का प्रदर्शन किया, तलवार को म्यान में डाला और अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। उसने ऊर्जा बटोरी, अपने अगले लक्ष्य को लॉक किया और एक दृढ़ निश्चय के साथ फिर से तलवार घुमाई। ऊर्जा की एक और विशाल लहर उठी जो भेड़ियों के एक और समूह को खत्म करने के लिए तैयार थी। हालांकि इस बार उसके हमले को एक अप्रत्याशित प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सूमिंग के होश उड़ गए जब उसका वो शक्तिशाली प्रहार अचानक धुएं और आग के एक विस्फोट से टकराकर नाकाम हो गया। उस अराजकता के बीच से एक नई और कहीं अधिक विशाल आकृति उभरी। वो 2 पैरों पर चलने वाला एक विशाल भेड़िए जैसा राक्षस था, जिसकी आंखें लाल रण में धधक रही थीं। सिस्टम ने उसे लेवल 10 वुल्फ किंग लीडर के रूप में पहचाना, जो शुद्ध नफरत से सूमिंग को घूर रहा था। जब सूमिंग इतनी अविश्वसनीय गति से अपना लेवल बढ़ा रहा था, तब डंजन के अन्य छात्र अभी संगठित होना शुरू हुए थे। सुबह 9:30 बजे डंजन खुलने के 1 घंटे बाद छात्रों ने टीमें बनानी शुरू की और पोर्टल के भीतर घुसकर डटकर मुकाबला करने का फैसला किया। चारों ओर जवाबी हमले के नारे गूंजने लगे। छात्रों की मुख्य सेना की मदद से अब वे मॉन्स्टर्स की भीड़ को पीछे धकेलने लगे थे। ऐसी ही एक टीम खुद को एक भयानक युद्ध के बीच पा रही थी। एक नीले बालों वाले छात्र ने आगे छलांग लगाई और एक विशाल म्यूटेटेड माउस जैसे राक्षस को काटते हुए अपने गिरे हुए साथी की जान बचाई। वो और उसका साथी हैरानी और राहत के साथ देखते रह गए जब उस शिकार के बदले उन पर एक्सपीरियंस पॉइंट्स की बारिश हुई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने पुष्टि की कि उन्होंने एक म्यूटेटेड फील्ड माउस को हरा दिया है। उस टीम ने अपनी इस जीत का जश्न मनाया और वो नई उम्मीद से भर गए। उन्हें लगा कि मुख्य सेना के आने और हीलिंग पोशंस की मदद से वो निश्चित रूप से जीत सकते हैं।
एक छात्र तो खुशी के मारे रो पड़ा जब अंततः उसका लेवल अप हुआ। उनकी जीत का जश्न तब अचानक रुक गया जब एक नई और चौंकाने वाली डंजन वाइड अनाउंसमेंट गूंज उठी। एक सिस्टम ब्रॉडकास्ट ने घोषणा की कि एक और फर्स्ट ब्लड टाइटल हासिल किया गया है और इस बार ये एक लीडर मॉन्स्टर का वध करने के लिए था। इस घोषणा के विवरण ने डंजन में मौजूद हर एक छात्र को सन्न कर दिया। जिस खिलाड़ी ने ये अविश्वसनीय कारनामा दिखकर दिखाया था वो लेवल 9 का एक फिशरमैन मछुआरा था। इनाम के रूप में उसे लीडर ऑफ लीडर्स का टाइटल दिया गया था। अविश्वास की लहर जंगल की आग की तरह फैल गई। छात्र सवाल करने लगे कि एक फिशरमैन जैसा नॉन कॉम्बैट लाइफस्टाइल प्रोफेशन वाला खिलाड़ी इतनी मजबूत कैसे हो सकता है और वो इतनी जल्दी लेवल 9 पर कैसे पहुंच गया। दृश्य 10 मिनट पीछे जाता है ताकि उस रहस्यमयी फिशरमैन की पहचान उजागर हो सके। वो कोई और नहीं बल्कि सू मिंग था, जिसने वुल्फ किंग से लड़ने से पहले अपनी क्लास को छिपाने के लिए अपनी टोटल कंसीलमेंट स्किल का उपयोग किया था। लड़ाई अत्यंत भीषण थी। सू मिंग का शक्तिशाली स्लैश वुल्फ किंग की ओर बढ़ा, लेकिन वो दरिंदा अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला था और उसने वार के पूरे प्रहार से खुद को बाल बाल बचा लिया। वार सीधे न लगने के बावजूद तलवार ने अपना काम कर दिया था। भेड़िए के शरीर पर एक गहरा खूनी घाव हो गया और उसका हेल्थ बार तेजी से घटने लगा। सू मिंग बिल्कुल नहीं टिका और अविश्वसनीय गति के साथ हवा में उछला। उसने उस दरिंदे को ललकारते हुए घोषणा की कि उसका सामना किसी साधारण छात्र से नहीं बल्कि एक रीइनकार्नेटर यानी पुनर्जन्म लेने वाले से हो रहा है। ये कहते हुए उसने एक अंतिम निर्णायक वार किया। एक सिस्टम नोटिफिकेशन ने उसकी जीत की पुष्टि की। उसने सिल्वर बैक्ड वुल्फ किंग का वध कर दिया था, जिससे उसे 500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले जो उसे लेवल 10 तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थे। इसके साथ ही उसकी स्किल प्रोफिशिएंसी भी बढ़ गई और उसे बहुमूल्य लूट प्राप्त हुआ, एक आयरन स्लाइसिंग क्लॉबोन और एक वुल्फ किंग हार्ट। इसी जीत ने पूरे डंजन में लीडर ऑफ लीडर्स की घोषणा को ट्रिगर किया था। इसी बीच जंगल में कहीं और यांग डिंग और उसके 2 दोस्त भी भेड़ियों के एक झुंड के खिलाफ खूनी संघर्ष कर रहे थे। थके हुए और खून से लथपथ उन्होंने आखिरकार आखिरी मॉन्स्टर को हरा दिया। यांग डिंग के एक साथी ने राहत की सांस ली। वो शुक्रगुजार था कि लीडर ऑफ लीडर्स टाइटल के इनाम के रूप में मिला अटैक बूस्ट स्क्रोल बिल्कुल सही समय पर आया और उनकी जान बच गई। फिर उसने उस रहस्यमयी लेवल 9 फिशरमैन के बारे में टिप्पणी की जिसने ये टाइटल जीता था। ये सुनते ही यांग डिंग का गुस्सा फूट पड़ा। वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि नॉन कॉम्बैट लाइफ स्किल क्लास वाला खिलाड़ी इतनी जल्दी लेवल अप कैसे कर सकता है। उसे लगा जैसे ये उसके जैसे कॉम्बैट प्लेयर्स का व्यक्तिगत अपमान है। फिर उसने गुस्से में अपनी सस्ती मचेटी के बारे में शिकायत करना शुरू कर दिया और सू मिंग पर उसे ठगने का आरोप लगाया। वो विलाप कर रहा था कि अगर उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया होता तो वो एक असली सिल्वर ग्रेड वेपन खरीद सकता था। उसके दोस्तों में से एक ने उसे ये कहकर दिलासा देने की कोशिश की कि सू मिंग की किस्मत शायद बहुत अच्छी थी। यांग डिंग का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और वो अपने ही साथियों पर बरस पड़ा। उन्हें निकम्मा कहते हुए वो चिल्लाया कि सारा डैमेज अकेले उसे ही झेलना पड़ रहा है। उसने शिकायत की कि इतने सारे भेड़ियों को मारने के बाद शेयर्ड एक्सपीरियंस की वजह से वो केवल लेवल 2 तक ही पहुंच पाया है, जिससे वो खुद को पूरी तरह ठगा हुआ महसूस कर रहा था। उसका गुस्सा वापस सू मिंग की ओर मुड़ा और वो नफरत में जलते हुए कसम खाने लगा कि अगर उसने सू मिंग को डंजन में ढूंढ लिया तो वो उसे तबाह कर देगा। उसके दोस्तों ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन यांग डिंग ने उन्हें तिरस्कार के साथ चुप करा दिया। उधर सू मिंग, जो अब लेवल 10 का हो चुका था, झाड़ियों में छिपकर एक नए सिस्टम पैनल की जांच कर रहा था। ये उसे लेवल 10 पर पहुंचने की बधाई देने और उसके प्राइमरी प्रोफेशन चेंज टास्क यानी क्लास बदलने के मिशन को सक्रिय करने का नोटिफिकेशन था। टास्क की सामग्री उसकी वर्तमान स्थिति के आधार पर रैंडमली चुनी जानी थी। सू मिंग को पता था कि ये उसका सबसे बड़ा अवसर है। उसे अपना पिछला जीवन याद आया जहां वो डंजन से बाहर निकलने के बाद ही लेवल 10 पर पहुंचा था। उस समय उसका रैंडमली जनरेटेड क्लास चेंज क्वेस्ट एक बहुत ही हाई लेवल डंजन के लिए था जिसे वो पूरा करने में असमर्थ था। उसे उस टास्क को पूरा करने की कोशिश करने से पहले लेवल 15 तक मेहनत करनी पड़ी थी, जिससे उसके इनामों की वैल्यू काफी कम हो गई थी। दृढ़ संकल्प के साथ उसने सोचा कि ये जीवन पूरी तरह अलग है।
नोविस डंजन के भीतर ही लेवल 10 पर पहुंचने के कारण उसका क्वेस्ट उसके वर्तमान स्थान के अनुसार बनाया जाएगा। जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी, एक नए नोटिफिकेशन ने उसे उसका टास्क दिया। रेजिंग टाइड फॉरेस्ट के एक एलीट मॉन्स्टर गार्डियन ऑफ द रेड रॉक केव का वध करें। वो मुस्कुराया। ये काम तो बहुत आसान था। एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ सूमिंग ने घोषणा की कि उसका पहला क्लास चेंज टास्क व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका है। उसने अपने सभी नए एट्रीब्यूट पॉइंट्स अपनी एजिलिटी यानी फुर्ती स्टैट में डाल दिए। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक और सिस्टम पैनल एक चौंकाने वाले इनाम के साथ प्रकट हुआ। उसने एजिलिटी एट्रीब्यूट में 100 पॉइंट्स की सीमा पार करने के लिए उसे बधाई दी और उसकी सॉर्ड गॉड प्रोफेशन से उसे एक नई लो ग्रेड प्लैटिनम पैसिव स्किल प्रदान की, सॉर्ड मार्शल मास्टर। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षमता थी जो उसे किसी भी सॉर्ड टाइप वेपन को इस्तेमाल करने की अनुमति देती थी, चाहे उसका लेवल या स्टैट रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। इन सभी पाबंदियों को ये स्किल पूरी तरह नजरअंदाज कर देती थी।